हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी एक फाइनेंस मैनेजर वो डिसीजन लेता है जहां पे उसको ये डिसाइड करना है कि मैं इन्वेस्ट करूं या इन्वेस्ट ना करूं। इसके कई सारे मेथड होते हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगा दिए और उस प्रोजेक्ट से आपको 11 लाख रुपए आए और आपने कहा कि वाह यार क्या बात है, मैंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया, पूरा 10% कमाया। ठीक है, और इसको कमाने में लग गए आपको 3 साल। लेकिन हो सकता है कि दूसरा प्रोजेक्ट जो आप 10 लाख रुपए लगाते हैं वो आपको दे देता 12 लाख रुपए, वो भी सिर्फ 2 सालों में। तो आपको नहीं लगता कि प्रोजेक्ट नंबर 2 बेटर होता? डेफिनेटली। इसी कारण हम बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमको पैसा लगाना चाहिए भी या नहीं। और अगर 2 या 3 प्रोजेक्ट मेरे सामने हैं और अगर सारे बेनिफिशियल हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है जिसमें मुझे पैसा लगाना चाहिए। गॉट इट? इस तरीके से पैसों को लगाने के बारे में जो अपन डिसीजन लेंगे उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, और अगर आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट है तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कहाँ है जहां पे आपको पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब सबसे पहली चीज जो आज हम सीखने वाले हैं वो है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स ये क्या बला है भाई? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बेसिकली वो अमाउंट है जिसको हम देखते हैं एज एन इनफ्लो। एज एन इनफ्लो हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे कितने आ रहे हैं उसको अपन जज करते हैं फ्रॉम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या होता है ये? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों आप ले लेंगे सेल्स, है कि नहीं? अब सेल्स कहां से आएगा? सेल प्राइस इनटू, है कि नहीं? अगर आप सेल्स प्राइस को सेल्स क्वांटिटी से इनटू करेंगे तो आपके सामने एक सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। पहली चीज जिसको आप माइनस करते हैं वो होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस करते हैं आप? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट वो सारे कॉस्ट होते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिजली का खर्चा हो सकता है, रॉ मटेरियल का खर्चा हो सकता है, वेजेस का खर्चा हो सकता है। ये वो सारे खर्चे होते हैं जिसको प्रोडक्शन ना करने पे इनकर नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर मजदूर को बुलाएंगे क्यों अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन कम होगा तो मजदूर कम बुलाएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा तो मजदूर ज्यादा मंगाएंगे। इसी तरीके से हर एक जो कॉस्ट है अगर वो आपके प्रोडक्शन के लेवल पे डिटरमाइन हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक की बात समझ में आई? सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे सामने जो आता है उसको हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। ये हमारी कहानी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कंट्रीब्यूशन। अब एक बार आ गया आपके पास कंट्रीब्यूशन, अब अपन क्या करने वाले हैं? कंट्रीब्यूशन एक बार अगर आ गया, अब आप कुछ और चीजें यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहली चीज जो इसके बाद आप एडजस्ट करेंगे वो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट उस तरीके के कॉस्ट होते हैं जो कि प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा, प्रोडक्शन हो या ना हो, आपको हमेशा इनकर करना ही पड़ता है। जैसे आपका रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को जनरली ना आप दो तरीके कैटेगराइजेशन कर दीजिए। एक तो आप ले लीजिए डेप्रिसिएशन, ठीक है, और दूसरी चीज जो आपको ले लेना है वो है अदर देन डेप्रिसिएशन। ऐसा क्यों सर? फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन भी है और रेंट वगैरह भी फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे। ठीक है, अब ये जब आपके पास हो जाएगा ना तो अब जो आपके पास आएगा उस चीज को हम कहेंगे EBIT। क्या कहेंगे हम लोग? EBIT। EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपकी अर्निंग इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने के पहले वाली। ठीक है, यानी सर अभी हम लोग को क्या माइनस करना है? सीधी सी बात है, अभी हम लोग को इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करना है। चलिए ठीक है, आते हैं आगे। तो अब मैं क्या माइनस करने वाला हूं? अब मैं माइनस करने वाला हूं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग एंड टैक्स में से अगर मैंने इंटरेस्ट को ही माइनस कर दिया तो अब मेरे पास क्या बचेगा? इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। अब क्या माइनस करना है सर? ये तो इजी हो गया, अब तो हमको पता है। अब तो हम सबसे पहले टैक्स माइनस कर देंगे और जैसे ही टैक्स माइनस कर दिया हमारे सामने जो वैल्यू आ गई उसको हम क्या बोलेंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स।
क्या बोलेंगे हम लोग, अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहां तक की बात आ गई क्लियर। चलिए, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स तक अगर आप आ गए हैं तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है और सुनना है मेरी बात ध्यान से। ऊपर जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट में डेप्रिसिएशन और अदर को बाइफरकेशन किया था ना, वो क्यों किया था, अब मैं आपको कहानी बताता हूं। देखिए, जैसे अगर रेंट का खर्चा अगर आप अदर में डाल रहे हैं तो रेंट तो आपको सच में देना पड़ रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग एवरीवन? यस, आई एम राइट। रेंट तो आपको सच में अपने जेब से देना पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो अपन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो अपन लिखते हैं, ये जो डेप्रिसिएशन हम लिखते हैं, क्या ये सच में हमारे जेब से जा रहा होता है? इज इट अ रियल कैश फ्लो? नो। डेप्रिसिएशन तो एक बुक की एंट्री है बस। क्या सच में डेप्रिसिएशन का खर्चा हमारी जेब से जाता है क्या? नो सर, नहीं जाता। इसका मतलब है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंस यानी कि एक्सपेंडिचर तो है ही हमारे बुक्स में, लेकिन एक्चुअली ये कैश में हमारे जेब से जा नहीं रहा है बाहर, हमारे जेब में ही पड़ा है। सिर्फ बुक्स में हम दिखा रहे हैं कि हमारे ये खर्चा हो रहा है। समझ में आया? और बाकी जो बच गए ना, रेंट तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिया है। जितने भी बाकी अगर आपके फिक्स्ड कॉस्ट बच गए, वो सारे क्या होते हैं, आपके कैश एक्सपेंडिचर होते हैं। यानी सच में वो एक्सपेंडिचर की तरह आपके जेब से जाते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं जाता। इसी वजह से पहले तो अपन डेप्रिसिएशन को ऊपर माइनस करते हैं, लेकिन बाद में हमको याद आता है कि हाँ भैया, डेप्रिसिएशन का हम लोग का तो एक्चुअली कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड बैक। क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐड बैक कर देते हैं। क्या ये बात आप लोग को आई समझ? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन वापस से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो गया, अब क्या होगा, अब EAT में डेप्रिसिएशन ऐड हुआ, यानी ये बन गया आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो चलिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं ये सारी चीजें। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपके पास कितना पैसा आ रहा है वो अपन कैसे जज करेंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से जज करेंगे। क्लियर हो गया? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे आपका सेल्स। सेल्स कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस को आप इनटू कर दीजिए, किससे, सेल्स की क्वांटिटी से। ये कर दिया आपने तो आपके पास सेल्स का अमाउंट आ गया। अब सेल्स का अमाउंट जो भी आया आपके सामने, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना है। वेरिएबल कॉस्ट किस प्रकार का कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट उस प्रकार का कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ता और कम होता है। यानी अगर प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। फिर जो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब इसमें से दो प्रकार के फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होंगे, एक तो डेप्रिसिएशन और एक अदर्स। जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, EBIT। EBIT में से क्या माइनस होने वाला है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को माइनस करते साथ आपके पास क्या आ जाएगा, EBT। और EBT में से क्या जाने वाला है, आपका टैक्स। एक बार जैसे ही टैक्स गया, यानी अब जो आया उसको अपन क्या बोलेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर हमको याद आया कि सर वो डेप्रिसिएशन हमने माइनस तो किया था, लेकिन डेप्रिसिएशन हमारे जेब से गया ही नहीं है सर, अभी तो हमारे जेब में ही पड़ा है, सिर्फ हम बुक्स में दिखा रहे थे कि हमारा माइनस हुआ है। इसी वजह से डेप्रिसिएशन को अपन क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। और फिर जब अपन डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके अमाउंट निकालेंगे, उसी अमाउंट को हम क्या कहेंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या कहेंगे हम लोग, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो आई होप कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं वो आपको क्लियर हो गया। हमारा जो कैश इनफ्लो होता है ना, क्या होता है, हमारा जो कैश इनफ्लो होता है, उस कैश इनफ्लो को अपन डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आपके CFAT से। तो सर हमको समझ में आ गया कि कोई कंपनी जो पैसा इनफ्लो करती है, कमाती है, उसको अपन CFAT कहते हैं। यही कहना चाह रहे हैं आप? यस, हम यही कहना चाह रहे हैं। तो आपका कैश इनफ्लो हो गया CFAT। कैश आउटफ्लो क्या होगा सर? जनरली क्वेश्चन में ना आपको बोलेगा कि इस प्रोजेक्ट में या इस मशीन में या इस इक्विपमेंट में इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो ये जो जनरली जो इन्वेस्टमेंट के नाम से जो बोला जाता है, वो होता है हमारा कैश आउटफ्लो। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई? अब स्वाभाविक सी बात है, अगर कैश आउटफ्लो मेरा 5 लाख है, तो क्या कैश इनफ्लो मुझे 5 लाख से कम चाहिए होगा, 5 लाख चाहिए होगा, या 5 लाख से ज्यादा चाहिए होगा? स्वाभाविक सी बात है, मेरा जितना भी कैश आउटफ्लो यानी जितना भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे पैसा उससे ज्यादा चाहिए होगा। एम आई राइट एवरीवन? यस सर। तो दैट इज वाई जनरली
हम लोग जब एनपीवी निकालेंगे, सर एक और नाम ले लिया आपने, यस, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैंने क्या एक और नाम ले लिया, यस, नेट प्रेजेंट वैल्यू। यह हमारा पहला मेथड होने वाला है। इस मेथड को हम कह सकते हैं हमारे सिलेबस का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे अपन आउटफ्लो में से इनफ्लो को माइनस कर देते हैं। क्या कहा मैंने, कैश, जस्ट सेकेंड, कैश इनफ्लो में से हम क्या माइनस कर देते हैं, कैश आउटफ्लो को माइनस कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए आए और मैंने लगाए थे 3 लाख रुपए, तो मेरा एनपीवी कितना बन गया, 2 लाख। यानी सर आपने 3 लाख लगाए और 5 लाख कमाए, यानी 2 लाख आपने एक्स्ट्रा कमाया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आप 2 लाख एक्स्ट्रा कमा के बेनिफिट किए हैं। ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। पर एक सेकंड रुकिएगा, मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने आउटफ्लो किया है वो शायद आज आपने किया होगा, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट तो आज किया होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो इनफ्लो हो रहा है, क्या ये इनफ्लो भी आपको आज हो रहा है या 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, यानी थोड़ा थोड़ा करके इनफ्लो हो रहा है? अगर आपका जवाब ये है कि सर हमारा आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों आज हो रहा है, फिर तो आप इस तरीके से माइनस कर रहे हैं तो सही है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अगर हमने कोई प्रोजेक्ट लगाया है तो पैसे तो आज के आज लगते हैं, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट का रिटर्न आता है ना, वो हर साल आता है। पहले साल के एंड में आएगा, फिर दूसरे साल के एंड में आएगा, फिर तीसरे साल के एंड में आएगा। ऐसा करते करते हर साल हम कुछ ना कुछ कमाते हैं। तो हम दोनों को एक साथ सीधा माइनस कर देंगे तो ये बात सही नहीं होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे वैल्यूज को एक साथ एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी तो हम दोनों को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। आज से 2 साल बाद मिलने वाला अमाउंट और आज जो मेरे जेब से जा रहा है अमाउंट, क्या ये दोनों को ऐसे ही सीधा कंपेयर कर देना सही रहेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इट डज नॉट साउंड करेक्ट, बिल्कुल सही नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, सर ये वाले फॉर्मूला को अपने को यूज नहीं करना चाहिए, हमको थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना चाहिए। क्या चेंज करना चाहिए सर फॉर्मूला? सुनिए, लगभग बात तो यही है। चेंज हम लोग क्या करेंगे ये सुनिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो लिखा था ना अपन, लेकिन क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी आज के दिन के कैश इनफ्लो की वैल्यू लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या ये बात आपको समझ में आई? मैं क्या करने वाला हूं, जो आपका कैश इनफ्लो है उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, आज आज जहां पे मैं खड़ा हूं ना, वहां पे उसकी वैल्यू को मैं डिस्काउंट करके लेकर आऊंगा। ये सब कैसे करते हैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और फिर माइनस कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी आज के डेट में मैं सारे वैल्यू को क्या कर दूंगा, एक सेम लेवल पे लेकर आऊंगा। आया समझ? नहीं आया सर? देखिए, मान लीजिए कि मेरे एग्जाम्पल में आउटफ्लो यहां पे हो रहा है। आज मैं खड़ा हूं 0th पे। 0th ईयर का मतलब क्या है, जहां पे आज के आज आप खड़े हो। कौन से ईयर में खड़े हो आप? 0th ईयर पे। कौन से ईयर में? 0th ईयर, यानी कि एकदम आज के आज आपकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? अब मान लो कुछ पैसे ना मुझे फर्स्ट ईयर पे आए, कुछ पैसे मुझे सेकेंड ईयर पे आए, कुछ पैसे मुझे थर्ड ईयर में आए, ठीक है? मान लो आज मेरा 4 लाख रुपए लग गया। फर्स्ट ईयर में मेरे पास 2 लाख रुपए आया, उसके बाद सेकेंड ईयर में मेरे पास 2 लाख रुपए आया, और थर्ड ईयर में मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए आया। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो कोई बच्चा देखेगा तो क्या बोलेगा, सर आपका आउटफ्लो 4 लाख है, पर ये जो आपको 3 ठोक इनफ्लो मिल रहा है ना, वो 3 इनफ्लो अगर मैं देखूं ना तो बन रहा है 5 लाख। कितना बन रहा है? 5 लाख। यानी सर आप लगा रहे हो 4 लाख और आपको मिल रहा है 5 लाख, फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। लेकिन कोई पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो 2 लाख रुपए ना, ये तो 1 साल के बाद मिलने वाला है। तो
आज जो चीज 10 रुपए में आ जाती है, क्या वो चीज 1 साल बाद 10 रुपए में आएगी? नहीं सर, नहीं आएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सर जैसे रुपए की वैल्यू घटती है ना, जो चीज आज 10 रुपए की आती है वो कल को 10 रुपए में नहीं आएगी, यानी महंगाई बढ़ रही है, यानी रुपए की वैल्यू घट रही है, वैसे ही हम लोग को ये जो 2 लाख 2 लाख और 1 लाख मिल रहा है ना, उसकी वैल्यू भी घटानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। समझ में आया? कैसे घटाएंगे सर, क्या करेंगे? देखिए अपन क्या करने वाले हैं, अपन क्या करने वाले हैं, इस 2 लाख को हम लोग खींच के लेकर आएंगे कहां पे? आज के डेट में। सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया। हम क्या करने वाले हैं, इस 2 लाख को खींच के लेके आने वाले हैं आज की डेट में, इस 2 लाख को भी खींच के लेके आने वाले हैं आज की डेट में, और इस 1 लाख को भी खींच के लेकर आने वाले हैं आज की डेट में। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ताकि अब अपन इन तीनों को जब आज की डेट में खींच कर लेकर आएंगे, आज की वैल्यू में अगर अपन इसको इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 4 लाख के ऊपर है या नहीं, फिर अपन डिसीजन लेंगे। सर अब 2 लाख से लेकर आएंगे वैल्यू, कैसे लेकर आएंगे? मान लेंगे हम लोग कुछ एक इन्फ्लेशन का रेट अभी, ठीक है। मान लीजिए जो महंगाई है ना, इन्फ्लेशन का जो रेट है, मान लेते हैं 15%। इतना ज़्यादा नहीं है वैसे इंडिया में, ठीक है, इतने बुरे हालात भी नहीं आए हैं, लेकिन अपन मान ले रहे हैं अभी कि 15% का हमारा इन्फ्लेशन का रेट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न है, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें। अब अपन क्या करने वाले हैं, 2 लाख को, आज की अगर वैल्यू होती, देखो मैंने कैलकुलेटर उठा लिया है, आज की जो वैल्यू होती वो कितनी होती? 2 लाख ही होती। लेकिन ये तो आज नहीं आने वाला है, ये तो 1 साल के बाद आने वाला है। तो क्या 1 रुपए की वैल्यू तब भी 1 रुपए रहेगी? नहीं सर, कम हो जाएगी। फिर कैसे कम होगी, कितनी कम होगी, कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करने वाला हूं, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करूंगा। इससे मुझे पता चलेगा कि 1 साल बाद 1 रुपए की जो वैल्यू है वो बन गई है 0.8696। समझ में आया आप लोग को? 1 रुपए की वैल्यू कितनी बन गई है? 0.8696। तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख को इंटू कर दूंगा किससे? 0.8696। क्लियर हुआ? इसको अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कहते हैं। अब 1 साल के बाद इसकी वैल्यू और घटेगी, तो आप सीधा एक और बार इक्वल टू दबाएंगे तो दूसरे साल की वैल्यू आ जाएगी, विच इज योर 0.7562। अब तीसरे साल आप क्या करेंगे, आपको मालूम है, एक बार और आपको सिर्फ इक्वल टू दबाना है और वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.6576। क्लियर हुआ? अब इन तीनों वैल्यूज को मैं क्या करने वाला हूं, अब इन तीनों वैल्यूज को मैं इक्वेट करके, इन तीनों वैल्यू को मैं इनटू करके आंसर लाऊंगा। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, अभी प्रेजेंटेशन वगैरह छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ बातों को समझिए, ठीक है। 4 लाख मेरा क्या है? आउटफ्लो है, ठीक है। तो क्या मैं 4 लाख जो मेरा आउटफ्लो है, क्या मैं उसको ऐसे नेगेटिव में दिखा सकता हूँ? या फिर दिखा दीजिए। अच्छा, 2 लाख मुझे मिलने वाला है, ठीक है, कितने के रेट से? 0.8696। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,73,920। तो आपको आज अगर 1,73,920 मिलता और 15% से महंगाई अगर बढ़ती, या अगर आप उसको किसी ऐसी जगह में रखते जहां पे 15% का रिटर्न आता, तो इसमें प्लस 15% अगर आप करेंगे तो एग्जैक्ट 2 लाख की वैल्यू आएगी। समझ में आया? तो आपने क्या किया, एक ऐसी वैल्यू निकाली जो कि आज अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो 2 लाख बने, या आप दूसरे तरीके से ऐसा भी समझ सकते हो कि मैंने 2 लाख की वैल्यू को आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू करके लाया। इसका मतलब है कि भैया 1 रुपए की वैल्यू तो घट जाएगी, तो मैं उस वैल्यू को, घटी हुई वैल्यू को मैं यहां पे लेकर आ रहा हूं, ठीक है। आज की डेट में अगर मुझे 2 लाख मिलता तो उसकी वैल्यू 2 लाख ही थी, पर 1 साल के बाद अगर आप मुझे 2 लाख दोगे तो उसकी वैल्यू आज के डेट में 1,73,920 होगी। क्लियर हो गया? देन अगला 2 लाख हमारा क्या है, अगले 2 लाख को अपन इंटू करेंगे किससे? 0.7562 से। तो ये हो जाएगा मेरा 1,51,240। और तीसरी जो वैल्यू है वो है 1 लाख, तो मैं 1 लाख को इंटू करूंगा कितने से? 0.6576 से। तो ये वैल्यू आ रही है 65,760। तो चलिए आंसर निकालें। तो 4 लाख तो मेरा माइनस में है, बाकी 173,920 प्लस में है, 151,240 भी प्लस में है, और 65,760 भी प्लस में है।
4 लाख से जब मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है -9080। देखिए थोड़ी देर पहले आप खुश हो रहे थे, सर बधाई हो बधाई हो, 1 लाख रुपए कमाया। देखो गमाया कि गवाया? सर गवाया। समझ में आया आप लोग को? तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। इससे आपको एनपीवी क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये जो मैं इनफ्लो लिखा हूं ना, ये इनफ्लो क्या होगा हमारे केस में? सी फैट। ठीक है, हमको हर साल का सी फैट निकालना होगा, वही सी फैट हमारा क्या बनेगा? इनफ्लो बनेगा। क्लियर हुआ? आपको 1 रुपए की वैल्यू आगे जाके घट जाएगी, तो 1 रुपए की घटी हुई वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को निकालना है और उससे अपने अमाउंट को क्या कर देना है? इनटू कर देना है। सर क्या प्रेजेंटेशन ऐसा करेंगे तो चलेगा? नहीं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। प्रेजेंटेशन देखिए आप कैसा करेंगे। अभी मैं क्या समझाने वाला हूं आपको? प्रेजेंटेशन समझाने वाला हूं। सबसे पहला कॉलम जो आप निकालेंगे, सबसे पहला कॉलम जो आप निकालेंगे वो होगा आपका ईयर का कॉलम। किसका कॉलम? ईयर का कॉलम। कौन से ईयर में क्या चीज हो रही है ये आप लिखेंगे। इसके बाद कैश फ्लो आप निकालेंगे। कैश फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो ऐसे केस में तो आपके पास से पैसा जा रहा है तो उसको अपन नेगेटिव में लिखेंगे, और जब पैसा आ रहा होगा तो उसको अपन पॉजिटिव में लिखेंगे। फिर अपन क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जैसे हमारे केस में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना था? 15% का था। इसके बाद अपन क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालने वाले हैं अपन? प्रेजेंट वैल्यू, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो। अब हमारे एग्जाम्पल में जैसे एक 0th ईयर था, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पहले साल में हमारा तो सिर्फ पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है? 4 लाख रुपए जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 4 लाख रुपए की? सर 1 रुपीज। अभी तो कोई वैल्यू घटी नहीं है, तो ये 1 रुपये अभी 1 रुपये का ही है। तो यानी टोटल अभी हमारा कितना कितना रुपए गया? मेरा 4 लाख रुपए गया। अब पहले साल में कितना आया? 2 लाख आया। दूसरे साल में 2 लाख आया। और तीसरे साल में 1 लाख रुपए आया। क्या ये बात क्लियर है? अब उसके बाद जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था, जैसे हमारे केस में क्या क्या था, एक बार जरा मैं देख लूं। चलो कैलकुलेटर से निकाल देता हूं, वरना क्या पता टाइम लग जाए। ये लीजिए आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। 0.8696, उसके बाद 0.7562, उसके बाद 0.6576। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो जो वैल्यू आई है वो तो आपको वैसे मालूम ही है। ये आया था हमारा 1,73,920। उसके बाद आया था हमारा 1,51,240। और उसके बाद आया था हमारा 65,760। इन सबको ऐड करने के बाद हमको पता चला था कि आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है, और वो नेगेटिव कितना था? 9080। इज दिस क्लियर? सो दिस इज एनपीवी। एनपीवी क्या है आपका? एनपीवी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इज दिस क्लियर? ये थोड़ा सा लाइन यहाँ पे टेढ़ा हो गया, वापस से बना देता हूँ। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा खराबी मिट रहा है, 1 सेकंड रुक जाइए बस। मैं आपको चलो नीचे ही लिखा देता हूँ, जाने दीजिए इसको। नीचे लिख लीजिए प्यार से। एनपीवी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है हमारा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, एनपीवी का अगर कोई आपसे पूछे सर एनपीवी का डेफिनेशन क्या है, हमने समझ लिया कि उसको बनाएंगे कैसे, आप डेफिनेशन भी बता दीजिए। तो एनपीवी का डेफिनेशन सुन लीजिए। एनपीवी is the net amount earned by after considering
टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आफ्टर कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर हो गया? तो मनी की वैल्यू क्योंकि हमारी लगातार घटते जाती है तो हम उसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने के बाद जितना भी अमाउंट हमने कमाया है उसको अपन क्या बोलते हैं? एनपीवी। गॉट इट? अब एनपीवी जो होता है ये क्या होता है? इट इज अ डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्या कहा जाता है इसको? एक डिस्काउंटिंग टेक्निक कहा जाता है। दो टाइप के टेक्निक होते हैं, एक होता है डिस्काउंटिंग और दूसरा होता है नॉन डिस्काउंटिंग। तो आज हमने एक डिस्काउंटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ लिया जिसका नाम क्या है? एनपीवी। आई होप इसका डेफिनेशन आपको क्लियर है। किस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन करेंगे वो प्रेजेंटेशन आई होप आप लोगों को क्लियर है। देख लीजिए एक बार और। इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। पहले साल आपका कैश आउटफ्लो हुआ इसलिए हम नेगेटिव में दिखा दिए। पहले ही साल हुआ है उसी समय हुआ है इसलिए उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, लेकिन आगे 1 रुपए की वैल्यू लगातार घटते जाएगी क्योंकि 15% से हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न है या 15% इन्फ्लेशन है जैसा आप सोचना चाहें। फिर ये होता क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में समझाया। इसका तरीका, ये तरीका गलत क्यों था ये भी मैंने आपको समझाया। और एक्चुअली जो कैश इनफ्लो होगा वो कैश इनफ्लो क्या होगा? हमारा सी फैट होगा। क्या होगा वो? हमारा सी फैट। सी फैट निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में सी फैट और एनपीवी दोनों निकालना पड़े ऐसे किसी क्वेश्चन के साथ अपन मिलेंगे। गॉट इट? थैंक यू सो मच।